नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज हम समझेंगे कि अपील और रिवीजन में क्या अंतर है और अपील किस आदेश की होती है और किस आदेश की रिवीजन होती है। तो इस ग्राफ के माध्यम से सब कुछ समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस ग्राफ में हमने दो काल्पनिक नाम लिए हैं। एक नाम है रमेश, दूसरा नाम है महेश। ठीक है, यह राजस्व मंडल की न्यायालय है, यह अपर आयुक्त या आयुक्त अर्थात कमिश्नर की न्यायालय है, यह कलेक्टर महोदय की न्यायालय है, यह उपखंड अधिकारी अर्थात एसडीओ महोदय की न्यायालय है, और यह न्यायालय जो है यह तहसीलदार महोदय और नायब तहसीलदार महोदय की न्यायालय हम मान रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर यह एक खेत है। ठीक है, अब इस ग्राफ के माध्यम से हम यह समझने वाले हैं कि अपील और रिवीजन में क्या अंतर है और अपील किस आदेश के विरुद्ध होती है और रिवीजन किस आदेश के विरुद्ध होती है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि यह खेत जो है यह इस रमेश का है और यह महेश जो है यह क्या करता है कि इस रमेश के इस खेत पर या इस खेत के किसी भाग पर कब्जा कर लेता है। क्या करता है? कब्जा कर लेता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रमेश जो है यह इस खेत का सीमांकन करवाता है, नापी करवाता है अर्थात डिमार्केशन करवाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस महेश का कब्जा इस खेत पर निकल जाता है, किसी भाग पर निकल जाता है या संपूर्ण हिस्से पर निकल जाता है। अब उस जमीन को प्राप्त करने के लिए ये रमेश जो है ये क्या करता है, इस महेश के खिलाफ जो है तहसीलदार न्यायालय या नायब तहसीलदार न्यायालय में दावा पेश करता है कि इस जमीन का कब्जा जो है इस रमेश को इस महेश से दिलवा जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि तहसीलदार महोदय के द्वारा जो है इस महेश को सूचना पत्र जारी किया जाता है। ठीक है, अब नोटिस जारी होने के बाद में क्या होता है कि ये महेश जो है ये क्या होता है कि यह तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय की न्यायालय में उपस्थित होता है और इस रमेश ने इस महेश के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसका जवाब प्रस्तुत करता है। अब जवाब प्रस्तुत करने के बाद में क्या होता है कि इस रमेश की ओर से इस न्यायालय में तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय की न्यायालय में अपने कथन करवाए जाते हैं। इस सीमांकन से संबंधित जिन जिन लोगों के कथन ये रमेश करवाना चाहता है उन लोगों के कथन अर्थात बयान जो है, साक्ष्य जो है ये रमेश करवाता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि यह महेश भी ये चाहता है कि इस प्रकरण में इस सीमांकन से संबंधित किन्हीं लोगों के कथन यह महेश भी करवाए। और इस प्रकार की अर्जी जो है यह नायब तहसीलदार महोदय या तहसीलदार महोदय की न्यायालय जहाँ पर भी इस रमेश का केस चल रहा है वहाँ पर अर्जी देता है कि यह महेश जो है इस सीमांकन के किसी गवाह की साक्ष्य करवाना चाहता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना। तो अगर उस अर्जी को नायब तहसीलदार महोदय या तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, लेकिन जो प्रकरण चल रहा है उसमें अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर जो है इस महेश के पास में रहता है। इसका मतलब ये है कि वह प्रकरण फिर भी तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष चलता रहता है। अब महेश की यह इच्छा थी कि यह इस सीमांकन के किसी गवाह को करवाना चाहता था, लेकिन इसकी अर्जी जो है उसको तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा खारिज कर दिया गया। अब उसी गवाह की साक्ष्य को ये तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय जहां पर इस रमेश का और महेश का केस चल रहा है वहां पर करवाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में इस महेश के पास में जो विकल्प रहता है वह रहता है रिवीजन का। क्या रहता है? वह विकल्प रहता है रिवीजन का। तो ऐसी स्थिति में यह महेश क्या करेगा कि उस आदेश की नकल निकालेगा जिसके माध्यम से इस महेश की अर्जी खारिज हुई है या इसका निवेदन जो है वह खारिज हुआ है, उसकी नकल निकालेगा, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि निकालेगा और 45 दिवस के भीतर वह जो आदेश हुआ है उस आदेश से 45 दिवस के भीतर कलेक्टर महोदय को यह रिवीजन कर सकता है। अब जब कलेक्टर महोदय के समक्ष उस आदेश की रिवीजन होती है तो उसके बाद में क्या होता है कि कलेक्टर महोदय जो है ये इस रमेश को भी नोटिस जारी करेंगे और रमेश को और महेश को दोनों को सुनने के बाद में अगर कलेक्टर महोदय को ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ वास्तव में इस महेश को यह जो सीमांकन हुआ था, इस रमेश द्वारा करवाया गया सीमांकन था, उस सीमांकन में से किसी गवाह की साक्ष्य करवाने का तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष अधिकार है। यहाँ पर यह महेश अपनी साक्ष्य करवा सकता है और इस सीमांकन की ही साक्ष्य करवा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर महोदय जो है इस महेश ने जो कलेक्टर महोदय के समक्ष जो रिवीजन पेश की है उस रिवीजन को स्वीकार कर सकते हैं और तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय को इस प्रकार से निर्देशित कर सकते हैं कि आप इस महेश के द्वारा जो निवेदन किया गया है उसके अनुसार
इस सीमांकन के गवाह की साक्ष्य भी इस प्रकरण में करवाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा है और प्रकरण पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुआ है और आपके किसी निवेदन को उस न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है, अर्थात निरस्त कर दिया है और नहीं माना है, लेकिन प्रकरण को समाप्त नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में आप उस प्रोसीडिंग के विरुद्ध, उस आदेश के विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय में रिवीजन कर सकते हैं और जो कार्रवाई आपके द्वारा की जाती है उसको रिवीजन कहा जाता है। और रिवीजन अगर स्वीकार हो जाती है तो उस रिवीजन के अनुसार जो कनिष्ठ न्यायालय है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, अर्थात जैसे कलेक्टर महोदय ने रिवीजन स्वीकार की है और तहसीलदार महोदय का आदेश था, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय को उस रिवीजन के अनुसार अपने प्रकरण में कार्यवाही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि रिवीजन किसे कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि अपील किसे कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में समझेंगे कि किस आदेश की रिवीजन कहाँ होती है और किस आदेश की अपील कहाँ होती है। ठीक है, तो देखिए अब अपील किसे कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं उसी उदाहरण के माध्यम से कि इस महेश और इस रमेश दोनों के बीच में जो केस चल रहा है वह तहसीलदार महोदय के समक्ष चल रहा है और वह केस जो है वह कब्जा प्राप्ति का है, सीमांकन के आधार पर कब्जा प्राप्ति का है, धारा 250 का है और उस प्रकरण का अंतिम निराकरण जो है वह तहसीलदार महोदय के द्वारा या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा कर दिया जाता है, चाहे वह प्रकरण इस रमेश के पक्ष में कर दिया गया हो या इस महेश के पक्ष में कर दिया गया हो। तो ऐसी स्थिति में उस आदेश के विरुद्ध, जो अंतिम आदेश हुआ है, उस अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील जो होगी वह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष होगी। अर्थात अगर किसी न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित कर दिया है और उस अंतिम आदेश के विरुद्ध जो कार्यवाही होगी उस कार्यवाही को अपील कहा जाता है। जैसे 250 का केस जो है वह इस रमेश के पक्ष में हो गया या इस महेश के पक्ष में हो गया, तो जो व्यथित पक्षकार है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वह केस हुआ है, उसका अंतिम निर्णय हुआ है, अंतिम आदेश हुआ है, वह व्यक्ति जो है वह प्रथम अपील पेश करेगा, वह उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष करेगा। ठीक है, तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि अपील किस आदेश की होती है और रिवीजन किस आदेश की होती है। अब हम यह समझेंगे कि किस आदेश की अपील कहाँ होती है और किस आदेश की रिवीजन कहाँ पर होती है। ठीक है, तो जैसे अगर तहसीलदार महोदय ने किसी प्रकार का कोई अंतरिम आदेश पारित किया है, जैसा कि हमने पहले समझा था कि आपने अगर प्रकरण के विचारण के दौरान किसी प्रकार का निवेदन न्यायालय से किया है, तहसीलदार न्यायालय से या नायब तहसीलदार न्यायालय से, और उन्होंने आपके निवेदन को अस्वीकार कर दिया है, आपकी किसी अर्जी को खारिज कर दिया है या किसी प्रोसीडिंग के माध्यम से आप यह चाहते हैं कि यह आदेश जो है आपके खिलाफ हुआ है, लेकिन प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं हुआ है और वह न्यायालय जो है वह तहसीलदार न्यायालय या नायब तहसीलदार न्यायालय है, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश के विरुद्ध आप जो रिवीजन करेंगे वह कलेक्टर महोदय को कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लिया जाए कि ऐसा कोई आदेश जो है वह उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के द्वारा पारित किया गया है, तो उस आदेश के विरुद्ध भी आप जो है रिवीजन जो करेंगे वह कलेक्टर महोदय को ही करेंगे। लेकिन अगर कलेक्टर महोदय के द्वारा इस प्रकार का कोई अंतरिम आदेश पारित किया है तो उस आदेश के विरुद्ध आप जो रिवीजन करेंगे वह आयुक्त महोदय या कमिश्नर महोदय को करेंगे, उसका विचारण जो है अपर आयुक्त महोदय भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर कोई आदेश जो है वह आयुक्त महोदय ने या कमिश्नर महोदय ने पारित किया है तो उस आदेश के विरुद्ध आप जो रिवीजन करेंगे वह राजस्व मंडल को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि किस आदेश की अपील कहाँ पर होती है। ठीक है, तो देखिए अगर तहसीलदार महोदय ने अगर कोई अंतिम आदेश पारित किया है या नायब तहसीलदार महोदय ने किसी प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया है अर्थात प्रकरण का निपटारा ही कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप उस आदेश के विरुद्ध उपखंड अधिकारी महोदय को प्रथम अपील प्रस्तुत करेंगे और प्रथम अपील में अगर उपखंड अधिकारी महोदय ने अगर कोई आदेश पारित किया है तो उसकी द्वितीय अपील जो पेश होगी वह आयुक्त महोदय के समक्ष होगी। इसी प्रकार से अगर उपखंड अधिकारी महोदय ने किसी प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया है तो उसकी प्रथम अपील जो पेश होगी वह कलेक्टर महोदय को पेश होगी और कलेक्टर महोदय ने अगर उस प्रथम अपील में कोई आदेश पारित किया है तो उसकी सेकंड अपील जो होगी वह आयुक्त महोदय अर्थात कमिश्नर महोदय को होगी। इसी प्रकार से अगर कलेक्टर महोदय ने किसी प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया है तो उस आदेश की प्रथम अपील जो होगी वह आयुक्त महोदय अर्थात कमिश्नर महोदय को होगी और
कमिश्नर महोदय के द्वारा अगर उस प्रथम अपील में कोई आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील जो होगी वह राजस्व मंडल को होगी। ठीक है, तो मैं विश्वास रखता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपील किसे कहते हैं और रिवीजन किसे कहते हैं तथा किस आदेश की अपील कहां पर होती है और किस आदेश की रिवीजन कहां पर होती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।